हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रुप्स, एबिलियन ग्रुप्स के बारे में बताया था और उस पर बेस्ड मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे कि एडिशन मॉड्यूलो इनका एक एग्जांपल करवाया था मैंने आपको कि ये एबिलियन ग्रुप होता है। और आपको मैंने बताया था कि आर प्लस एबिलियन ग्रुप है आपका। फिर मैंने बताया था जेड प्लस इनफाइनाइट ग्रुप इज द एबिलियन ग्रुप होता है। और मैंने ये आपको बताए थे कि इसमें सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, कि जेडन के जो सब ग्रुप्स होते हैं वो डिवाइजर ऑफ एन होते हैं। इसी तरीके से मैंने सबके सब ग्रुप्स बताए थे, इसके सब ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके एम जेड होते हैं। तो मैंने सब ग्रुप्स के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में भी उसमें बताया था और परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। आज जो मैं बात करूंगी मैं ऑयलर फंक्शन के बारे में बात करूंगी कि ऑयलर फंक्शन, ऑयलर्स फंक्शंस क्या होता है आपको। तो ऑयलर फंक्शन के बारे में बात करूंगी। तो ऑयलर फंक्शन की पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि डेफिनेशन इसकी क्या है ऑयलर फंक्शन की। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑयलर फंक्शन के लिए सबसे पहले ये ऑयलर फंक्शंस कहते हैं, इसको ऑयलर टॉयंट फंक्शन भी कहते हैं। तो ऑयलर टॉयंट फंक्शन जो है वो फाई ग्रीक वर्ड है, फाई एन से डिनोट किया जाता है। और ये क्या काउंट करता है? काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये काउंट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू ए गिवन एन, कि आपके कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं अप टू एन तक, दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। जैसे सपोज मान लीजिए कि मुझे आपको काउंट करना है कि 5 है और मुझे काउंट करना है कि 5 तक कौन से रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जैसे रिलेटिवली प्राइम का नंबर हो गया यानी को प्राइम नंबर होंगे। तो मैंने 1 के संग में 5 लिया तो मेरा कितना आया, यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर मैंने 2 के संग 5 लिया तब भी मेरा 1 आएगा यहाँ पर, तो ये 1 आया। और फिर मैंने 3 के संग में 5 लिया तो मेरा क्या आया, 1 आया यहाँ भी। और मैंने 4 के संग 5 लिया तब भी मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। 5 के संग 5 लेने पर 1 नहीं आया। तो मैंने देखा कि रिलेटिवली प्राइम जो नंबर से कितने हो गए, 1 2 3 4। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हो गए 4। तो इसको 5 की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, काउंट द नंबर, काउंट करता है नंबर को। क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू ए गिवन एन दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन। सपोज मान लीजिए कि जैसे मेरे पास एक एग्जांपल और मैं लेकर बताती हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 5 6 है। अब मुझे फाइंड करना है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने होंगे। तो जीसीडी ऑफ आर एन, एन कितना है 6 इजिकल टू 1 आना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जीसीडी ऑफ 1 किया, 1 के संग में मैंने 6 लिया तो 1 ही आया मेरा। फिर मैंने जीसीडी ऑफ 2 के संग में मैंने 6 लिया तो ये 1 नहीं आया। फिर मैंने जीसीडी ऑफ 3 के संग में 6 लिया तो ये भी 1 नहीं आया। फिर जीसीडी ऑफ 4 के संग में 6 लिया तो ये भी 1 नहीं आया। फिर जीसीडी ऑफ मैंने आपका लिया 5 के संग में 6 लिया तो मेरा 1 आ गया। तो मैंने देखा यहाँ पर जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं वो कितने हैं, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका 5 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स, इसको जनरेटर्स भी कहते हैं। तो P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C इज इक्वल टू P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C। P माइनस 1, Q माइनस 1, R माइनस 1 अपॉन P क्यू आर। इससे भी आप निकाल सकते हैं। और जनरेटर्स कैसे फाइंड करेंगे, Zn के जनरेटर्स फाइंड करेंगे इफ एंड ओनली GCD ऑफ Rn इज इक्वल टू 1, जैसे जनरेटर्स हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। सपोज मुझे मान लीजिए कि मुझे आपका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि 560, ये फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे रिलेटिवली प्राइम टू 60। तो आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना, और फिर उसके बाद जनरेटर कितने होंगे। यहाँ तो नंबर मिलेगा और फिर उसके बाद आप जनरेटर्स फाइंड करेंगे। तो 60 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आएगा, 2, ये हो गया 30,
फिर किया आपने 15 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया 5 हो गया, और 5 से डिवाइड करने पर ये क्या आ गया 1। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब 5 आपको मालूम है a की पावर p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c होता है, तो इसको लिख सकते हैं p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1 अपॉन p q r। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 और ये 5। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 और ये 5 हो गया। तो 2 माइनस 1, ये होगा 3 माइनस 1 और ये होगा 5 माइनस 1। और नीचे क्या आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ भी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा ये 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। तो 4 टू द 8, 8 16। तो ये कितने नंबर हो गए, नंबर ऑफ जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 16 होंगे, जो को प्राइम होंगे आपके 60 के संग में। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू 60। अब उसके बाद आपको जनरेटर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, जनरेटर्स। तो जनरेटर्स फाइंड करने का मैंने क्या बताया था, इसके जनरेटर्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए कि जीसीडी ऑफ R60 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो वो इसके जनरेटर्स होंगे। अब आप देख लीजिए कि किसके संग में 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप जीसीडी इसका निकालेंगे कि इसके जनरेटर्स फाइंड करने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जीसीडी ऑफ R60 आप देखिए 1, एक तो 1 हो गया आपका जनरेटर, 1 तो होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा एक। फिर उसके बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा एक आपका। फिर 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 20 नहीं होगा, फिर इसके बाद आप 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, फिर 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 30 भी नहीं होगा आपका, 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा। फिर 38 नहीं होगा तो ये कॉमन आ जाएगा, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 हो जाएगा, 42 नहीं, 43 हो जाएगा। फिर 43 के बाद 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 हो जाएगा। फिर 48 नहीं, 49 आपका हो जाएगा, 49 क्योंकि 7 इसमें कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद आपका 49 के बाद 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। तो 16 नहीं। अब आप देखिए क्या 16 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें कुछ तो कॉमन है, ये आपका 57 में 3 कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो और ये हो गया 16। तो इस तरीके से आपके 16 इसके जनरेटर्स हो जाएंगे। यहाँ नंबर बता दिया और ये जनरेटर्स की लिस्ट आ गई। तो इस तरीके से आप इसके जनरेटर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑलर फंक्शन क्या करता है आपका कि ये जो ऑलर फंक्शन है वो ये बता देता है कि आपके Zn के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं जो कोरिलेटिवली प्राइम टू n है। दूसरा बता देता है कि जनरेटर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके जनरेटर्स क्या होते हैं कि जनरेटर्स यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है Zn एक साइक्लिक ग्रुप भी होता है। अब एक दूसरा है कि मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n की बात की थी। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n में क्या होता है आपका un से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यदि ऑर्डर फाइंड करना है तो phi n यानी ऑलर फंक्शन का यूज होता है।
अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n में UMN जो होता है वो इसको सेपरेट कब कर सकते हैं, जब GCD इसका MN का लिया जाए वो 1 के बराबर हो, तो UMN क्या होगा, साइक्लिक होगा, अदरवाइज UMN साइक्लिक नहीं होगा। फिर प्राइम नंबर है तो ZP-1 होगा, और P की पावर है ना तो Z की पावर PR -1 होगा। इस तरीके से इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपको जो फाइंड करना है कि U12 है, ठीक है, और ये बताना है ये साइक्लिक है या नहीं है, साइक्लिक और नॉट, ये आपको बताना है, चेक करना है कि साइक्लिक है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, U12 का जो ऑर्डर हुआ वो हो गया आपका 512, और 512 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 2 स्क्वायर इंटू 3। अब मैं इसको खोलूंगी तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 -1, 3 -1 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, ये तो 2 बचा, और ये कितना बचा 2, तो कितने हो गए इसके 4। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 4, यानी इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। तो U12 का आपको निकाल दूंगा। अब आपको देखना है कि जो U12 है आपको बताना है, मैंने इसको जो किया तो ये मेरा U12 को यदि मैं ब्रेक करूंगी तो U12 का मतलब हो गया 4 इंटू 3। अब मैं इसका GCD लेती हूँ तो GCD ऑफ 4 इंटू 3, 4,3 तो 1 आता है। तो इसका मतलब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, तो U4 लिख सकती हूँ और इसको U3 लिख सकती हूँ। अब इसको मैं यदि खोलती हूँ U4 को लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और ये प्राइम नंबर है तो U3 ही रहेगा। अब इसको मैं लिख सकती हूँ Z 2 स्क्वायर -2 की पावर 1, और U3 का मतलब क्या हो गया, Z3 -1, क्रॉस कर दिया, तो ये कितना आ गया, Z4 -2 इंटू Z2 आया। तो आप ये देखें कि ये आपका Z2 है और ये भी आपका Z2 है, तो यदि इनका GCD लिया जाए तो 2 और 2 का तो वो तो 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू दी 1, तो इसका मतलब नॉट साइक्लिक, तो ये साइक्लिक नहीं है। तो आपने इजीली पता कर लिया कि ये साइक्लिक है या नहीं। एबिलियन तो है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है साइक्लिक, कि इसका जो इसके जो यदि मैं फैक्टर करूंगी तो 1 और 2 होंगे, इसका ही फैक्टर 1, 2 होंगे। तो यदि यहाँ पर मैक्सिमम जो ऑर्डर होगा इस ग्रुप का वो ऑर्डर 2 होगा, मैक्सिमम ऑफ Z2 क्रॉस Z2 जो होगा वो ऑर्डर 2 होगा मैक्सिमम, क्योंकि आपको 1 का ऑर्डर मिल जाएगा, 1 2 2 का ऑर्डर 2 1 और 2 2 का, तो इसमें मैं आपको ऑर्डर 4 का कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद मैं इसके वो जनरेटर्स, इसके वो एलिमेंट्स भी निकाल सकती हूँ। तो एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने U12 की क्या डेफिनेशन बताई थी कि U12 में वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे जहां पर x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 और लेस देन 12 हो, और जिनका GCD आप ले आर मतलब x, 12 वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ये कंडीशन। तो यहाँ पर मैं देखूं एक तो 1 एलिमेंट हो गया, फिर मैं देखूंगी 2 कॉमन है इसमें, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 हो गया एक, फिर 6 भी कॉमन है, 7 हो गया, 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, 11 हो गया। उसके बाद तो आपने देखा ये 4 इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसका इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, एबिलियन ग्रुप तो है लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अब मैं इसके सपोज मान लीजिए कि मैं इसके सब ग्रुप्स फाइंड करना चाहती हूँ। मैं क्या फाइंड करना चाहती हूँ कि इसके सब ग्रुप्स क्या होंगे, तो इसके सब ग्रुप्स निकालना चाहती हूँ मैं। तो सब ग्रुप्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पर लिया, सपोज मान लीजिए कि इसके सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का मतलब हो गया कि इसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 ही होगा। फिर उसके बाद क्या है 5, तो 5 को आप देखेंगे पहला एलिमेंट 5 हो गया, फिर 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इसके बस यही हो गया, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब इसके बाद इसका तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 का ऑर्डर हो गया 1, और ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया
2। अब मुझे इसके बाद इसका निकालना है ऑर्डर, इसका किसका निकालना है मुझे, इसका बाद इसका निकालना है 7 का। तो 7 का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया 7, फिर 7 स्क्वायर किया तो 7 स्क्वायर का मतलब हो गया 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया 49 और बाई 12 तो कितना आ गया 1, तो ये भी 1 हो गया आपका। तो ऑर्डर ऑफ 7 भी आपका कितना आया, 2 आया। अब आप 11 का करेंगे तो 11 में क्या आएगा, एक तो 11 हो गया और एक 11 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 121 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 ही आया, तो ये भी 1 आ गया। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ 11 भी आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखा आपने कि हर एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 2 है, इससे ज्यादा यानी 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। कोई भी एक ऐसा सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 5, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। और ये इसके क्या है, जनरेटर्स हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर यू पी यानी प्राइम नंबर है, जेड पी माइनस 1 होगा, और यू पी आर है तो ये हो जाएगा जेड पी की पावर आर, पी की पावर आर माइनस 1। तो साइक्लिक है या नहीं है, उसकी सबसे बढ़िया पहचान है कि जीसीडी निकालिए, जीसीडी निकालने पर उसका 1 आता है तो वो साइक्लिक होगा, अदरवाइज साइक्लिक नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ तो उससे और समझ में आएगा। सपोज मैंने लिया U10, तो U10 को मैंने लिखा तो मैं लिख सकती हूँ U2 इंटू 5। अब मैं यहाँ पर इसका जीसीडी लेती हूँ तो जीसीडी ऑफ 2 5, ये कितना आ गया, जीसीडी ऑफ 2 5 आ गया 1। तो इसका मतलब U10 एक साइक्लिक ग्रुप होगा। हमें शो करना है ये कैसा ग्रुप होगा, ये साइक्लिक ग्रुप होगा, हमें ये शो करना। तो इसको शो करने के लिए देखिए अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको अलग अलग करूंगी। तो U2 अलग कर दिया मैंने, U5 मैंने अलग कर दिया। अब U2 का मतलब क्या हो गया, Z2 माइनस 1 हो गया। U5 का मतलब क्या, Z4 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो Z1 आया और ये आ गया आपका Z5 माइनस 1, तो ये Z4 आ गया। तो आपको क्या मिला, ये Z4 मिला, और Z4 कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए ये कैसा ग्रुप हो गया, ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो आपने यहाँ पर पता कर लिया कि ये साइक्लिक ग्रुप है और ये साइक्लिक ग्रुप आपका नहीं है, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें आपका। अब मैं इसको इस तरीके से निकाल सकती हूँ। अब मुझे सपोज मालूम है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, तो U10 का मैंने बताया था क्या होता है आपका, U2 इंटू 5, ये लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 इंटू 5, और इसको लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू 5 2 माइनस 1 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 5, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे मालूम है U10 की डेफिनेशन क्या होती है, U10 की जो डेफिनेशन होती है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जिसमें x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 10 और जीसीडी ऑफ x10 इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए U10 के अंदर बहुत सारे की सारी एलिमेंट्स ले लिए। पहले तो 1 है जिनका जीसीडी 1 होगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 10 में 2 कॉमन है, 3 आ जाएगा तो दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 3, फिर 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, 5 में 5 कॉमन आ जाएगा, 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, फिर तीसरा हो गया 7, फिर आपका 7 के बाद 8 और 10 में 2 कॉमन आ जाएगा, 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो दूसरा एलिमेंट हो गया आपका 9। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं देखूं तो सबसे पहले 1 के लिए देखूंगी तो केवल 1 ही आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 ही हो गया। फिर 3 के लिए मैं देखूंगी तो 3 के लिए यहाँ पर मेरा आ गया एक 3, फिर 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी 9 हो जाएगा। फिर 3 क्यूब का करिए यानी हो गया 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी ये 27 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 7 आ गया। उसके बाद आप फिर किया तो 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आ गया, ये अब क्या आ गया 1। तो आपने देखा एक तो ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर ऑफ 3 जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया, ये आपका साइक्लिक
ग्रुप हो गया, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है कि जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसलिए ये ग्रुप कैसा हो गया, आपका साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो मैंने यहाँ पर ऑयलर टोरेंट फंक्शन के बारे में बताया और उसके बारे में मैंने आपको बताया कि फाई एन फंक्शन हमारा क्या होता है। अब हम सेकंड जो देखते हैं वो देखते हैं कि कोसेट्स क्या होता है। देखिए कोसेट की हम बात करें तो कोसेट्स क्या है। कोसेट्स आपका मान लीजिए कि G एक ग्रुप है और H एक सब ग्रुप है। H क्या है, एक सब ग्रुप है, और आपने एक एलिमेंट G से ऐसा लिया जो क्या करता हो, क्या कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो कि यदि H के सभी एलिमेंट्स के संग G को मल्टीप्लाई किया जाए तो GH और H बिलोंग्स टू H फॉर्म में हो, तो ये लेफ्ट कोसेट, क्योंकि लेफ्ट में G को मल्टीप्लाई किया, और ये हो जाएगा आपका राइट कोसेट। और इसी तरीके से एडिशन में देखें, ये तो मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में तो G प्लस H हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ, जैसे Z इंटीजर सेट होता है तो Z आपने लिया प्लस में, अब आपको मालूम है इसके सब ग्रुप्स होते हैं, MZ होता है, तो आपने एक सब ग्रुप ले लिया 3Z, तो 3Z हो गया। तो 3Z का मतलब क्या हो गया, 0 3 6 -3 -6 इस तरीके से एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने एडिशन में लिया है तो G प्लस H फॉर्म में लेंगे आप। तो आपने देखा कि 0 प्लस H किया तब तो 0 मतलब इसमें ऐड किया सब एलिमेंट्स में, तो 0 में 0 ऐड किया तो 0, 0 में 3 ऐड किया तो 3, 0 में 6 ऐड किया तो 6, इस तरीके से आ गया। और एक लिया G इजिकल टू 1 लिया, तो 1 लेने पर 1 प्लस H आया, तो आपने 0 में 1 ऐड किया तो 1 आया, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया, -3 में 1 ऐड किया तो -2 आ गया। फिर इसी तरीके से G2 लिया तो 2 में भी ऐसे ही किया आपने, तो ये आ गया आपका। लेकिन जैसे ही आप 3 लेते हैं तो सेम वही आ जाता है जो फर्स्ट वाला है, यानी 3 प्लस H जो है वो 0 प्लस H के आइडेंटिकल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और फिर इसके बाद आप 3 के बाद 4 लेंगे तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, फिर तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स हैं, केवल 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं, 0 प्लस H, 1 प्लस H और 2 प्लस H को आपके डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं। तो एवरी इंटीजर बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 कोसेट बेस्ड ऑन दी, और इनका यदि यूनियन लिया जाए, देखिए ये 3 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हो गए आपके, तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने हो गए, कंप्लीटली पार्टीशंस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पार्टीशंस। तो ये पार्टीशंस हो गए, और इन पार्टीशंस का यूनियन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरा की पूरा सेट मिल जाता है। तो इंटीजर बिलोंग टू एग्जैक्टली 1 कोसेट, तो पूरा इंटीजर हमें सेट मिल जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, इसके कोसेट्स हैं। तो कोसेट्स का जो साइज है, जो सब ग्रुप का साइज होता है, उसी के बराबर होता है एवरी कोसेट ऑफ H हैज एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज अ सब ग्रुप है। फिर इसमें आइडेंटिकल कोसेट, जैसे 3 प्लस H 0 प्लस H के बराबर, तो आइडेंटिकल कोसेट्स होंगे या डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे। फिर क्या है, दे कवर द ग्रुप, ये सारे के सारे कोसेट्स क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों किसको कवर कर रहे हैं, एक ग्रुप को कवर कर रहे हैं, यानी Z को कवर कर रहे हैं। इनका यूनियन लेने पर क्या करते हैं, एक क्या कवर करते हैं, एक ग्रुप को कवर करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि सब ग्रुप N ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, इफ इट इज इनवेरिएंट अंडर कॉन्जुगेशंस बाय एनी एलिमेंट, यानी N नॉर्मल का साइन ये है कि कोई भी सब ग्रुप N इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अब N is normal in G if for every element G belongs to G and every element N belongs to N। तो ये भी डेफिनेशन होती है कि G को बिलोंग कर रहा है, N को बिलोंग कर रहा है, तो G इनवर्स बिलोंग्स टू N। सब ग्रुप N नॉर्मल कब होगा, जब लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हमारा क्या है, ट्रिवियल जो ग्रुप होते हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप एंड द ग्रुप इटसेल्फ हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो दो तो नॉर्मल सब ग्रुप हर सबके एग्जिस्ट करते हैं, हर ग्रुप के एग्जिस्ट करते हैं। फिर है एबिलियन ग्रुप कब होगा, ये एबिलियन ग्रुप है, यदि एबिलियन कम्यूटेटिव ग्रुप है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, यानी एबिलियन है, G इज एबिलियन, तो एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल। यदि कोई भी G ग्रुप आपका क्या है, एबिलियन ग्रुप होता है, ये यदि एबिलियन ग्रुप होता है तो इसका मतलब उसके जो सब ग्रुप्स होंगे वो आपके नॉर्मल होंगे, सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि यदि सब ग्रुप नॉर्मल है तो जरूरी नहीं कि वो एबिलियन ग्रुप हो।
उसके बाद कैसे होगा देखो, जी एंड जी इनवर्स नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, और आपने क्या किया, एन जी जी इनवर्स ले लिया, तो ये एन बिलोंग्स टू एन हो गया। एन यदि नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोसेट्स को मल्टीप्लाई किया जाए परफेक्टली वेल डिफाइंड, तो ए एन बी एन को हम लिख सकते हैं ए बी एन। कब, जब ए हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। फिर हम कॉन्ग्रेंस की बात करते हैं थोड़ी सी, कि कॉन्ग्रेंस रिलेशन क्या होता है। कॉन्ग्रेंस रिलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया था कि रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो रिलेशन कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कॉन्ग्रेंस में क्या होता है कि ए बी और एन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एन आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ए बी इंटीजर्स हैं और एन पॉजिटिव इंटीजर है आपका, और इफ देयर डिफरेंस है, उनका डिफरेंस निकाला जाए तो वो परफेक्टली डिविजल किससे होना चाहिए, एन से होना चाहिए। तो हम इसको लिखते हैं ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एन। जैसे 8 कॉन्ग्रेंट 3 मॉड 5, इसका मतलब हो कि 8 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 5, और ये 5 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 5। इस तरीके से 43 में से 1 को माइनस किया और 7 से डिविजिबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या होती है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस होती है कि ए यदि बी के कॉन्ग्रेंट है तो मॉड एम, और सी डी के कॉन्ग्रेंट है तो ए प्लस सी बी प्लस डी मॉड एम लिख सकते हैं, ए माइनस सी कॉन्ग्रेंट टू बी माइनस डी लिख सकते हैं, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी डी लिख सकते हैं। फिर है पी ए क्यू सी इज इक्वल टू पी बी क्यू डी भी लिख सकते हैं। पी ए ये आपका लिखा जाता है पी ए क्यू सी इक्वल टू पी बी क्यू डी मॉड एम लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर को बिलोंग करता है। ए की पावर एन कॉन्ग्रेंट टू बी की पावर एन मॉड एम है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। ए सी सी बी मॉड एम और सी एम क्या होना चाहिए, सी एम आपका 1 होना चाहिए, यानी जीसीडी इसका लिया जाए, जीसीडी ऑफ सी एम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम। अब उसके बाद नेक्स्ट है इफ ए एम इज इक्वल टू 1 है देन द लीनियर कॉन्ग्रेंस ए एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम हैज ए सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम इसको दिखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन होगा। सपोज मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है 8x कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 27। अब मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने 8 और 27 का जीसीडी निकाला, तो जीसीडी जब मैंने इसका निकाला तो वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपने क्या किया, जो 27 है उसमें आपने क्या किया 27 प्लस 3 किया, तो ये कितना आ गया 30। अब आपने देखा 30 तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 30 में फिर 27 ऐड कर दिया तब भी डिविजिबल नहीं है, फिर 57 में आपने 27 फिर ऐड किया फिर भी डिविजिबल नहीं है, 84 में 27 ऐड किया फिर भी डिविजिबल नहीं है, 111 में 27 ऐड किया तो 138 भी डिविजिबल नहीं है, और आप इस तरीके से बढ़ते गए। तो आपने देखा 192 8 से डिविजिबल आ रहा है, तो 192 8 से डिविजिबल आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, रीराइट किया हमने इक्वेशन, तो 8x तो ऐसे ही रहा, इसकी जगह 192 मॉड 27 किया। अब 8 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, क्योंकि 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा x कॉन्ग्रेंट 24 मॉड 27। तो ये आपका कॉन्ग्रेंट रिलेशंस आ गया। अब एक दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आपका ये सिचुएशन क्या आ रही है, कि दूसरे एग्जांपल को आप देखिए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर बताना है कि ये 12x कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 15 है। इन्होंने कहा ये सॉल्यूशन नहीं रखता है, तो मैं इसको दूसरे मेथड से बताती हूँ। ये मेथड तो आप देख सकते हैं कि 12x इक्वल टू 8 प्लस 15 के आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्या था, आपका जो था वो था 12x इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू, ये क्वेश्चन था 12x कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉड 15। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कैसे, कि जो 12x है वो किसके बराबर है कि 8 प्लस 15 के, क्योंकि 15 से डिवाइड करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर जो 12x है ये 4 से डिविजिबल है, 8 भी 4 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या हो गया 12 और 8 में जो कॉमन कोफिशिएंट है, लार्जेस्ट कॉमन कोफिशिएंट वो 4 है। तो लार्जेस्ट कॉमन कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया, लार्जेस्ट कॉमन कोफिशिएंट, ये क्या आया यहाँ पर, ये आ गया 4।
अब मैंने क्या किया, 12x 4 से डिविजिबल है तो 3x आ गया, 8 से डिविजिबल है 2, लेकिन 15 के 4 से डिविजिबल के लिए ये आएगा। अब आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3x, और ये आ जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका 15/4k। अब आपको आगे देखना है कि k की वैल्यू आपने सेलेक्ट की। सपोज मान लीजिए कि ये होल है नंबर, ये भी होल नंबर है, इसको भी होल बनाना है तो k को 4 लेना पड़ेगा। जब k को आपने 4 लिया तो 15 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। तो आपको मालूम है ये 15 आ गया, लेकिन यहाँ पर 3x इजिकल टू 2 प्लस 15 कितना हो गया, ये 17 हो गया। लेकिन आपका ये जो x की वैल्यू है वो इंटीजर नहीं आ रही है, ये इंटीजर आना चाहिए, तो 17/3 आ रहा है, तो 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो स्टील क्या, x स्टील कांट भी, ये होल नंबर, तो आपका जो x है वो एक होल नंबर नहीं है, जबकि x तो एक होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, नो इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्लियर किया कि हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, नॉर्मल सबग्रुप्स क्या होते हैं, आपको मैंने बताया, और मैंने आपको बताया कोसेट्स क्या होते हैं आपके। उसके बाद मैंने आपको ऑयलर फंक्शन क्या होता है और उसको यूज करना सिखाया। थैंक यू सो मच।